शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स चैनल द्वारा आयोजित ये मन की पाठशाला मनोविज्ञान की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियोस में मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ चुके हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए अब की बार मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं, जो आपका पहला ही चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 का, उसके प्रश्न लेकर आई हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और केवल इसी परीक्षा नहीं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी दृष्टि से भी। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, ये है हमारा चैप्टर। और चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा जो है बुद्धि का परीक्षण, इसके ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने, कैटल, बिने, वैशल और साइमन। ठीक है, तो कैटल, बिने, वैशल और साइमन। तो आप सभी को पता है कि अगर बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था हमारे बिने साहब ने। ठीक है, 1905 में बिने साहब ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से जल्दी से। इसके बाद तो आंसर हो गया हमारा बिने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की धारणा का सबसे पहले उपयोग किसने किया? बुद्धि लब्धि की धारणा आप सभी को अच्छे से पता है, जिसमें हम कहते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू हमारा जो होता है वो मानसिक आयु, ठीक है ना, मानसिक आयु यानी मेंटल एज MA, और जो हमारी क्रोनोलॉजिकल आयु होती है यानी शारीरिक आयु होती है CA, इन दोनों का रेशो होता है और मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। लेकिन मल्टीप्लाई बाई 100 तो हमें बाद में पता चला था, लेकिन इस चीज़ को समझाने का प्रयास, जो सबसे पहला प्रयास था वो था स्टर्न साहब का। सबसे पहले उन्होंने बताया स्टर्न साहब ने, स्टर्न के बाद उसमें संशोधन हुआ और उसके बाद आपको मैंने बताया टर्मन साहब का एक संशोधन है उसके अंदर। ठीक है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आंसर कौन हो गया? स्टर्न हो गया। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि की बात हो रही है 80 से 90। यहाँ मैं आपको ये समझा दूं कि अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में मानी जाती है तो हमारा मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो ये कहता है कि 90 से 110 के बीच में सामान्य IQ लेवल होता है। मतलब जितने भी सामान्य लोग होते हैं उनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। इससे अधिक अगर IQ लेवल है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान की श्रेणी में चले जाते हैं, मतलब अबव एवरेज, सामान्य से बहुत अच्छे। और अगर 90 से कम है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसे कहलाएंगे? वो व्यक्ति कहलाएंगे, देखिए, ना तो प्रतिभाशाली कहलाएंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली तो है ही नहीं है। मूड भी नहीं कहलाएंगे, मूड तो बहुत बहुत ज़्यादा जिसकी बुद्धि कमज़ोर होती है उसको कहा जाता है। तो 80 से 90 बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, 90 के पास ही आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बुद्धि कहेंगे मंद। ठीक है, ऐसी बुद्धि को हम मंद बुद्धि कहेंगे। चलिए, तो यह आंसर हो गया मंद। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच में है, 33 से 49 के बीच में है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 33 से 49 की बात हो रही है, 33 से 49 की बात हो रही है। तो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता और अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन बनेगा हमारा साधारण मानसिक दुर्बलता। ठीक है, साधारण मानसिक दुर्बलता जो होती है उसमें हमारा जो है व्यक्ति की जो आपकी बुद्धि लब्धि है वो 33 से 49 के बीच में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पकड़ते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, संवेगात्मक बुद्धि याद होगा आपको, मैंने बताया हुआ है आप सभी को कि बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है। तो संवेगात्मक बुद्धि, जिसमें हम संवेगों के नियंत्रण की बात करते हैं, तो इसका प्रतिपादन किया था सैलोवे और मेयर ने। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? सैलोवे तथा मेयर ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, ठीक है, वो किसने दिया था? तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके, लिकर्ट, गिलफोर्ड, थर्स्टन और गार्डनर।
ठीक है। तो लिकर्ट, गिलफोर्ड, थर्स्टन और गार्डनर प्राथमिक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है भाई? तो ये इसका सही आंसर बैठता है थर्स्टन। थर्स्टन ने सिद्धांत दिया था प्राथमिक बुद्धि का। और आपको याद हो तो बुद्धि उन्होंने कितने प्रकार की बताई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने प्रकार की बताई थी। थर्स्टन इसका सही उत्तर हो गया। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? वो ऑप्शंस कह रहे हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं, कितनी होती हैं? तो याद होगा थर्स्टन ने हमें 7 तरह की बुद्धि जो है बताई थी कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो होती हैं बुद्धि में वो 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकारी अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकारी अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था भाई? जब बात हो रही है यहाँ योजना की, प्लानिंग की, तो याद आ रहा होगा प्लानिंग पी से बनता है। ठीक है, अवधान, अटेंशन ए से बनता है। ठीक है, और ये हमारा जो है भाव प्रधान, ठीक है, ये हमारा किससे बनेगा? सक्सेसिव और स्टिमुलेटिव, है ना। तो ये जो है हमारे कौन सा मॉडल बन रहा है? ये साफ साफ देखो पास मॉडल। और पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? पास मॉडल दास द्वारा दिया गया था और दास के सहयोगी भी थे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसके ऑप्शंस, जेपी दास, नागलेरी किर्वी, नागलेरी बिनेटरमन किर्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो ऑप्शन को छोड़ ही दीजिए। नागलेरी बिनेटरमन है ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें दास साहब नहीं है। तो दास, नागलेरी किर्वी और बिनेटरमन तो थे ही नहीं उसमें। ठीक है, तो पास मॉडल किसने दिया है? दास साहब ने दिया है। चलिए, जेपी दास, नागलेरी और किर्वी की मदद से उन्होंने दिया है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? ये है हमारा 9th क्वेश्चन कि बुद्धि का पास मॉडल जो है वो कब विकसित हुआ था। तो ये इसके ऑप्शंस हैं हमारे 1975 में, 1994 में, 1954 में, 2017 में। कब हुआ था पास? तो ये हुआ था 1994 में, 1994 में हमारा पास मॉडल जो है वो विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? गिलफोर्ड, थर्स्टन, जेनसन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो ऑप्शन सही है, देखिए बात हो रही है यहाँ पर आगमनात्मक तर्कना की। ठीक है, आगमनात्मक तर्कना को हमारा जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं थर्स्टन साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता कहलाती है? विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि या अभिवृत्ति। ठीक है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता कहलाती है। ओके, विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता, ठीक। तो विशेष क्षेत्र में अगर विशेष योग्यता की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व तो होता ही नहीं है विशेष योग्यता की श्रेणी में, अभिरुचि भी नहीं आएगी, अभिक्षमता आएगी, है ना। तो अभिक्षमता जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्षमता कहलाएगी। किसी भी विशेष क्षेत्र में अगर हमारी योग्यता है तो उसको हम अभिक्षमता कहेंगे। अभिवृत्ति कहते हैं हमारी वो जन्मजात योग्यता जो कि किसी कार्य को करने के लिए हमें रुचि उत्पन्न करती है, या ये कह लीजिए व्यक्ति के अंदर जन्मजात किसी चीज़ को लेकर के अच्छी एक योग्यता होती है, रुचि होती है, तो उसे हम अभिवृत्ति के रूप में देखते हैं। चलिए, एप्टीट्यूड इस इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक गुण या विशेषता नहीं है? देखिए, मनोवैज्ञानिक गुण या विशेषता कौन नहीं है? अभिक्षमता, बुद्धि, अवलोकन, अभिरुचि। तो कौन नहीं है यहाँ पर? हमारी अवलोकन नहीं है। ठीक है ना, अवलोकन जो है वो हमारा एक मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है। अभिक्षमता भी है, बुद्धि भी है, अभिरुचि भी है, लेकिन अवलोकन का मतलब हो गया किसी को देखना, किसी को निरीक्षण करना, तो वो तो कोई मनोवैज्ञानिक गुण नहीं कहलाएगा। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? कौन सा सूत्र है जो बुद्धि लब्धि को मापता है? ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो वास्तविक थर्स्टन जेनसन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है सही उत्तर आता है बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, कौन सा सूत्र मापता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका थर्स्टन का सूत्र है, एक थर्स्टन मापनी होती है और उसके थ्रू हम इसको नापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए बहुबुद्धि, बहुत तरह की बुद्धि होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड, गार्डनर, मर्फी या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी इंटेलिजेंस ये दिया था हमें, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया है, वो है दिया है हमें गार्डनर साहब ने, ठीक है। गार्डनर साहब ने हमें 8 तरह की बुद्धि बताई हैं, 8 के बाद उन्होंने 10 तरह की भी कर दी थी, उन बुद्धि के अंदर 2 बुद्धियाँ और शामिल कर दी थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने थर्स्टन की तरह बुद्धि के प्रकार नहीं बताए कि उसमें मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन्होंने बुद्धि को ही 8 भागों में विभाजित किया था और बाद में उन्हें 10 भागों में विभाजित कर दिया था। गार्डन में अभी तक, गार्डन नहीं है ये बेटा, गार्डनर है, अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान हो चुकी है, ठीक है। तो कितने प्रकार की हमारी जो है बुद्धि की पहचान जो है गार्डनर साहब जो हैं वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके 10, 6, 7 या 8, ठीक है। 10, 6, 7 या 8, तो यहाँ ऑप्शंस है 8 आपका सही आंसर, दिख भी गया आपको, है ना। तो 8 तरह की जो हैं बुद्धि उन्होंने बताई। अभी मैंने कहा 8 टाइप्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उसमें 10 तरह की बुद्धि बताई है, लेकिन वो जो 8 तरह की उन्हीं में प्रकार के रूप में वो विकसित की गई हैं। किससे संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? किसने किया है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित? तो जल्दी से देखते हैं ऑप्शंस, ऑलपोर्ट, स्टर्नबर्ग, जेपी दास एंड नागलेरी और आपका गिलफोर्ड। तो यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक की बात जब आ रही है तो वो आता है पास मॉडल। पास मॉडल का जब बात आएगी तो बात आएगी जेपी दास और नागालेरी की। तो नागालेरी और जेपी दास ने इसको क्या किया है? प्रतिपादित किया है, इसका विकास किया है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर है तो वह कहलाता है किस प्रकार का? देखिए अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों ही लगभग बराबर हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रतिभाशाली तो नहीं मान सकते, क्योंकि मानसिक आयु ज़्यादा होनी चाहिए सामान्य बुद्धि से प्रतिभाशाली होने के लिए। मंद बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि मेंटल एज कम है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से। ऐसा व्यक्ति जो है वो सामान्य बुद्धि का माना जाना चाहिए। कैसी बुद्धि का माना जाना चाहिए? सामान्य बुद्धि का, कि जितनी उसकी वास्तविक आयु है, उसकी शारीरिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है, उतनी उसकी मेंटल एज है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बुद्धि का त्रिपाचीय, ये त्रिपाचीय नहीं है, त्रिपादीय है ना, त्रिपादीय या त्रिचापीय इन्होंने कहा है। तो वो सिद्धांत किसने दिया है? देखिए त्रिचापीय जो है सिद्धांत जो है हमारा वो आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, आर्थर जेनसन। तो इनमें अगर आपको बताएं तो त्रिचापीय, आपको त्रिक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिक सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं, त्रिचापीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको त्रिपादीय सिद्धांत भी कह सकते हैं, त्रिचरणीय सिद्धांत भी कह सकते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो यहाँ जब त्रि की बात आ रही है ना, 3 उसकी बात आ रही है, तो वो किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। वो सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की का एक श्रेणी नहीं माना गया है? ठीक है, तो बुद्धि की एक श्रेणी किसे नहीं माना गया? ऑप्शन है तार्किक, गणितीय, जी कारक, स्थानिक, अंतरावैयक्तिक। ठीक है, तो हमारा तार्किक, गणितीय, जी कारक, एक तो तार्किक गणितीय है, एक जी कारक है, स्थानिक है और एक अंतरावैयक्तिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। चलिए, तो इसमें हमारा कौन सा नहीं माना गया है? जी कारक को नहीं माना गया। तार्किक गणितीय गार्डनर जी ने बताया है कि व्यक्ति में न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल जो है इंटेलिजेंस होती है, तो उन्होंने उसे लॉजिकल इंटेलिजेंस का नाम दिया। स्थानिक भी उन्होंने बताई है। ठीक है,
लेकिन उन्होंने जी कारक नहीं बताई है। जी कारक की बात स्पीयरमैन ने की है। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको कि स्पीयरमैन ने 2 तरह की बुद्धि बताई थी। एक सामान्य बुद्धि, जिसको हम उसमें या कहिए ऐसे बताया था कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं, और एक तो उन्होंने सामान्य कारक की बात की थी, ठीक है, जनरल फैक्टर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा एक विशिष्ट कारक की बात की, स्पेशल फैक्टर की बात की थी, है ना। तो ये जो है जी कारक आएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। मनोमितिक उपागम के अंतर्गत कुल कितने सिद्धांत आते हैं? देखिए, वैसे तो हम देखें तो पार्ट्स के रूप में अगर हम देखें तो बहुत सारे सिद्धांत बन जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो मनोमितिक उपागम के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं वो हमारे आते हैं मुख्यतः 5। ठीक है, मुख्यतः हमारे मनोमितिक 5 सिद्धांत हैं। बाकी अन्य जो हैं वो पार्ट्स रूप में हो सकते हैं, बट लेकिन मुख्यतः हमारे 5 ही मनोमितिक सिद्धांत हैं। तो यहाँ बेटा जी हमारा 20 क्वेश्चंस का जो एक पूरा सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पर 20 प्रश्न हो गए हैं जो पहला चैप्टर है उससे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बजाय अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो हमारे अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं उन पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप उनके उत्तर नोट करके और आप अपना उन क्वेश्चंस को याद भी कर सकते हैं अपने आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।